प्रेम वाले इस राजस्थान को दोनों हाथ जोड़कर हिमांशु बोंडर प्रणाम करता है। राहुल भैया वीर रस के कवि, ये पतले दुबले वीर रस के कवि जोर जोर से दहाड़ते हैं ना, इसी चक्कर में इनका ब्याह नहीं होता है। अपने को क्या लेना देना यार टेंशन पाल के, दुनिया भर के टेंशन पाल के हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन मैं तो कहता हूं भाभी जी कि टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अटेंशन में रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और कुछ सूमड़ों को देख के लगता है ये जबरदस्ती जिंदा है। हर प्रकार का टेंशन है सर हमारे पास में। एक सबसे बड़ा टेंशन गोविंद जी भाई साहब, बहुत अच्छे, सबसे बड़ा टेंशन कौन सा आया? जैसे ही आप व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन चेक करो, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। अच्छा, अब दिमाग खराब के अगले उन्होंने क्या ही टाइप करा होगा। धीरज भैया का ऐसा ही मेरे पास 4 दिन पहले मैसेज आया, मैंने देखा तो ये मैसेज डिलीट किया गया। मैंने इनको पूछा, टाइप करके मैसेज भेजा, मैंने कहा धीरज भैया क्या बोल रहे थे? बोले हिमांशु कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने कहा वापस डिलीट करो। बहुत अच्छे। मैं नहीं पालता हूं सर टेंशन। ये राहुल मुझसे एक दिन 500 रुपए देके कहने लगा, बोले इसके खुले कर दो, छुट्टे कर दो। मैंने इसको 130 वापस दिए। बारीक पंचर बताता हूं, पकड़ने की कोशिश करना। मैंने इसको 130 वापस दिए। ये बोला हिमांशु भैया 370। मैंने कहा वो खत्म। हाय हाय 370 खत्म। फोकट की बात यार। अब वो वीर रस के कवि ऐसा टेंशन लेते हैं, वो पहले पाकिस्तानी बोलते थे, अब वो बेचारे पाकिस्तान की क्या हैसियत है यार। वहां का तो खुद अनवर मसूद बोलता है, बोले हम दुनिया में नमक पैदा करने में दूसरे सबसे बड़े देश हैं, और हम ही दुनिया में नमक हलाल पैदा करने में सबसे पहले देश हैं। वो बोलते हुए कश्मीर हम हिंदुस्तानियों से कोई कश्मीर लेगा, वो भी हम राजस्थानियों से, मारवाड़ियों से खिड़की वाली सीट नहीं देवे आपा। मैं पूरा कश्मीर उठाई नहीं दे देता कहीं यार, फोकटरी बाता करे यार। आप देखो किशनगढ़ की किसी बड़ी आइसक्रीम की दुकान पे आदमी 20 रुपए की आइसक्रीम खाता है, उसके ऊपर का रेपर निकाल के उस पे चिपकी हुई आइसक्रीम। वह चिपकी हुई आइसक्रीम नहीं छूटे आपा लो, कश्मीर छोड़ता कहीं। बहुत अच्छे। फोकट की बात, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेता हूं इस चीज का। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, उसके घर पे एक आ गया, बोले रजाई दे दे विनोद। अब देखो अगर अपने राजा, मैं उज्जैन से हूं, नेटिव तो पाली से हूं, मैं खुद सिखवाल ब्राह्मण हूं, अपने लोगों के बीच में आकर अच्छा लगा। लेकिन हम कहीं भी जाएं, हमारे अंदर की जो भारतीयता है, जो हमारे अंदर का राजस्थानी है ना। पिछले दिनों मैं और ये सुमित्रा जी जोधपुर गए, जैसे स्टेशन से बाहर निकला, आप देखते हो ऑटो वाले, हाँ भैया कहाँ जाना है? मैंने भी बोल दिया मैंने चांद पे जाना है। अच्छा आदमी राजस्थान का था तो कॉन्फिडेंस फुल, बोले चलो छोड़ देता हूं। मैंने पैसे कितने लेगा? बोले 1300 करोड़ रुपए। मैंने कहा नासा वालों ने तो 650 करोड़ में ही छोड़ दिया। बोले नहीं भैया उधर से खाली आना पड़ेगा, सवारी नहीं मिलेगी। तालियां आप लोगों की कमजोर है भाई। बहुत अच्छे हिमांशु। अब हमसे कोई क्या लेगा यार, हम किसी को कुछ दे क्या भाई साहब? भाई साहब आप ऐसे पांव फैला के बैठे हो जैसे आप जिले इलाई में अनारकली। तो ये भी सही। और थोड़ी देर बाद आप अगर गब्बर की स्टाइल में बोलोगे अरे ओ छमिया हमको भी दिखाओ 2-4 ठुम, मेरे बाप से नहीं होगा सर। मस्ती में रहिए सर, दुनिया जमाने के हम लोगों से कोई क्या ही ले लेगा। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, पिछले दिनों उसके घर पे एक लड़का आया, बोले विनोद रजाई दे दे। रजाई दे दी। विनोद के पापा आए, बोले रजाई क्यों दी? बोल देता फट गई। उसकी खोल में पांव का अंगूठा अटक गया, उसको चूहे उतर गए, गंदी गंदी बदबुएं आती है, हवा रुकती ही नहीं है। दूसरे दिन एक और आया, बोले विनोद हाँ तेरी लालटेन दे दे यार। बोले फट गई। उसकी खोल में पांव का अंगूठा अटकता है, उसको चूहे उतर गए। बोले तेरा दिमाग खराब है, लालटेन का चूहे उतरेंगे, टंगी देता क्यों नहीं है? दे दी। पापा आए, बोले जैसा आपने समझाया था वैसा पूरा बोला है पापा। बोले बेटा लालटेन कोई मांगे तो इसका ऐसा बोला कर कि उसका कांच टूट गया, उसकी बत्ती आधी जलती आधी फड़फड़ फड़फड़ करती है, उसके पेंदे में छेद हो गया जिसमें से केरोसिन टपाटप 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 टपकता है। 4 दिन बाद
जुम्मन चाचा आए ईद की बधाई देने। बोले विनोद कहाँ है पापा? अब विनोद चालू हुआ। उनका तो कांच टूट गया। उनकी बत्ती आधी जलती आधी फड़फड़ फड़फड़ करती है। उनके पेंदे में छेद हो गया जिसमें से केरोसिन टपा टप टपकता रहेगा। ताली नहीं बजाओगे, टपा टप। हर किसी को टेंशन हो जाता है यार। मेरे पास वीर रस के कवियों के फोन आते हैं। राहुल तुम सुनो, वीर रस के कवियों के फोन आते हैं। वो पिछले दिनों जेएनयू में नारे लगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हाँ। तुम एक अफजल मारोगे हम 100 अफजल पैदा करेंगे। तुम वीर रस के कवियों को टेंशन। हिमांशु तुम फोकट में हा हू करते हो, मुद्दे की बात करो। क्या हो गया? बोले वो बोल रहे हैं कि तुम एक अफजल मारोगे हम 100 अफजल पैदा करेंगे। मैंने कहा नहीं कर सकते यार। मैंने अफजल के मम्मी पापा से पूछो, उनकी कैपेसिटी है इस उम्र में? क्यों अपन टेंशन ले? लेकिन टेंशन इस चीज का लेना चाहिए कि अगर कोई इस्लाम परस्त बंदा ये बोलता कि हर घर से मोहम्मद रफी निकलेंगे, बिस्मिल्लाह खान निकलेंगे, अब्दुल हमीद निकलेंगे, हमारे अब्दुल कलाम निकलेंगे, तो सिर माथे पे बिठाते। निकालना क्या? अफजल। एक टिप्पणी बड़ी कर देना चाहता हूं सनातनियों, बालाजी के मंदिर में बैठे हो, एक टिप्पणी इस ब्राह्मण की समझ में आ जाए तो दोनों हाथ आपके आकाश में उठे और बालाजी के मस्तक पर आपकी तालियों का अभिषेक हो कि अफजल तो नहीं निकला, बागेश्वर की धरती से एक धीरेन्द्र शास्त्री निकला है। लाखों सनातनियों को एक कर दिया। मैं बिल्कुल टेंशन नहीं पालता हूं। महबूबा मुफ्ती एक समय कहती थी, गोविंद जी भाई साहब, 370 हटी तो घाटी में तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। 1.5 महीने पहले भारत के तमाम न्यूज चैनलों ने एक फुटेज जारी किया। वो शिवलिंग पे जलाभिषेक कर रही हैं महबूबा मुफ्ती जी। वो क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले को ध्यान से सुन लिया है। अच्छा। और उनको भी यह समझ में आ गया है कि 100 समस्या का हल एक लोटा जल। मैंने कहा देखना, ज्यादा प्रदीप मिश्रा के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो कल से तुम पशुपतिनाथ व्रत करने लग जाओगी। मस्ती में रहिए साहब। कहते हैं कि सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है। पुलिस प्रशासन बैठा है, मैं दोनों हाथ जोड़ करके इनको प्रणाम करता हूं। जैसा कि भाई साहब ने बताया, कोरोना काल में जितनी सेवा पुलिस वालों ने हमारी की, सेवा उतनी किसी ने नहीं की। सर, मोदी जी के वैक्सीन लॉन्च करने से पहले आपने जो अपने एंटीवायरस को सरसों के तेल में सैनिटाइज करके आदमी के जगह विशेष पे टैटू बनाए हैं सर। हाय हाय टैटू। भगवान कसम सर, इस कर बहुत बुरा दौर था सर वो। अगर कोरोना जिसको हुआ वो काढ़ा पी के भाप लेके 6 दिन में ठीक हो गया, लेकिन जो इनके एंटीवायरस से स्कैन होके आया उसको 20 दिन तक ये समझ में नहीं आया कि किस करवट पलटना है। लेकिन 4 पंक्तियां मैं पुलिस विभाग के सम्मान में पढ़ना चाहता हूं। काम के लोग चंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जयचंद मिलते हैं। जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात ईमानदारी से बता दूं, देश जमाने में बहुत टेंशन है। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला, उसको जमाने भर का टेंशन। पिछले दिनों अपने बेटे को ले गया, बेटे ने बोला पापा केला दिला दो। बोले बेटा केली है, केले गांव में मिलते हैं। और आगे ले गया, बोले अंगूर दिला, अंगूरी है, अंगूर गांव में मिलते हैं। पापा बेटा तरबूजी है, तरबूज गांव में मिलते हैं। घर आया, माँ ने सहज भाव से पूछ लिया बेटा क्या दिलाया पापा ने? बोले काय का पापा, पापी है। पापा अपने गांव में मिलते हैं। अच्छा, विनोद शुक्ला की मम्मी उससे बड़ी वाली, दाढ़ में प्रॉब्लम थी, बेचारा डेंटिस्ट के वहां पे ले गया। डेंटिस्ट ने डेंटिस्ट चेयर पे लेटाया, बोले माताजी मुंह खोलो। बोले देख, तू जैसे ही क्लिनिक के लिए निकलता है तेरी घरवाली श्रीवास्तव के मकान में घुसती है, इससे ज्यादा मुंह मत खुलवा। विनोद शुक्ला का छोरा एक दिन टीवी देख रहा था। दादी ने बोला दिन भर नालायक टीवी देखता है, चल कुछ बात करते हैं। बोले क्या बात करे दादी? ले दे के 6 तो हैं घर में, एक आप, एक मैं, एक पापा, एक मम्मी, एक दीदी और एक बिल्ली। बोले कोई बात नहीं बेटा, कल तेरे पापा से कहूंगी वो एक डॉगी लेके आएंगे, अपन साथ हो जाएंगे। बोले डॉगी बिल्ली को मार देगा, अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं, कल को तेरी शादी होगी,
तेरी बहू आएगी अपन फिर 7। बोले बहन की विदाई हो जाएगी अपन फिर 6। बोले कोई बात नहीं बेटा, तेरे भी बाल गोपाल होंगे अपन फिर 7। बोले फिर तुम निकल लोगी? बोले जा नालायक, तू जाके टीवी देख। पीछे 2 भाभी जियां कंटिन्यू बात कर रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र अनुरोध करता हूं कि अगर आपने ये तय कर लिया हो कि सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी मंत्रियों को ये बताना हो कि सन 2024 में चुनाव की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो थोड़ी देर के लिए आप मेरी बात सुन लीजिए। और मैं आपको एक चीज यहां से वचन देता हूं कि आपने ये जो पीकॉक ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है, जिसपे सफेद मोर के समान, पंख के समान डिजाइन है, इस पूरी महफिल में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसने सेम साड़ी पहनी हुई है, इसलिए आप टेंशन छोड़ दो। ये टेंशन हम पुरुषों के भाग्य में है। जितने पदाधिकारी लोग बैठे हैं, अतिथिगण बैठे हैं, वो भी सुने सर हम पुरुष कितने भोले होते हैं। एक सफेद शर्ट, एक काली पैंट पे पूरा जीवन निकाल दे। महिलाओं के ब्लाउज में इतनी वैरायटी मिलेगी, वो दर्जी का माथा खा जाती है। बोले भाई साहब ये गोल गले का, ये दिल के शेप का, स्लीवलेस, आस्तीन यहां तक, ये प्रिंसेस वाला, ये टुक्की वाला, भाई साहब लटकन यहां तक चाहिए, लटकन। मैंने आंटी को बुलाया, मैंने कहा आंटी देखो वैसे ही उम्र 65 साल की हो गई है, अच्छा गलती से ये लटकन पांव में उलझी, तुम्हारी फोटो लटक जाएगी। और जितने पुरुष हैं मेरा साथ दे, मैं हर रात मंच पे पुरुषों का पक्ष रखता हूं, क्योंकि हमारा कोई नहीं रख रहा। हमारे लिए सब अन्याय और अत्याचार करते हैं। मेरे को आप एक बात बताओ पुरुषों, सदियों से सरकार कोई भी पार्टी की रही हो, महिलाओं के लिए सिलेंडर की व्यवस्था होती है, हमारे लिए कभी ब्लेंडर की व्यवस्था की? बहुत अच्छे। सर केंद्र में कोई बैठे, राज्य में कोई बैठे, नगर में कोई बैठे, ग्राम पंचायत, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं। मेरी पीड़ा यह है कि थोड़ा हम पुरुषों के बारे में भी सोचना चाहिए। आप देखो, अच्छा पुलिस वाले सर आपसे भी मैं अनुरोध करता हूं, आप हम लड़कों को ना हिकारत की नजरों से मत देखा करो। आरटीओ की धारा 1989 सेक्शन ए सब सेक्शन बी ये कहती है कि 1-2 पहिया वाहन पर 3 सवारी बैठे तो आप चालान कर सकते हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक ये चालान एक मोटरसाइकिल पे बैठे 3 लड़कों का ही हुआ है। स्कूटी पे बैठी किसी पापा की 3 परियों का। बहुत अच्छे। ये सर वो आज तक ये समझती है कि स्कूटी रोकने के लिए ब्रेक की नहीं सैंडल की जरूरत होती है। और मुझे बताइए सर कि उस मुस्कान में ऐसी कौन सी ताकत होती है कि 1500 रुपए की चालान की अदायगी हो जाती। मेरी छाती सांप लौटते हैं। अच्छा किससे बोले? सरकार ने नारा दिया बेटी बचाओ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं बचाओ, पर ये बताओ हम लड़के गंगा जी की बाढ़ में बह के आए हैं? हम लड़कों को घर वाले YouTube से डाउनलोड करते हैं। आप बताओ, आप खुद पुरुष हो यार, हक की बात कर रहा हूं। फिर नारा आगे ले गए बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा क्यों पढ़ाओ? तो आदरणीय संजय शुक्ला जी ने कान मरोड़ा डांटा, बोला बदतमीज, समाज में खड़ा होकर के गलत बात मत किया कर बेटा। इस देश में एक लड़की पढ़ लेती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। मैंने कहा भाई साहब उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं, हमारी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत अच्छे। मित्रों मैं इंडियाज लाफ्टर चैंपियन सोनी टीवी 2022 का फाइनलिस्ट हूं। आपका अपना लड़का हूं। थोड़ा सा प्यार देंगे तो 10-15 मिनट में आप लोगों से और मुखातिब हो जाऊंगा। मेरी समस्या आपके चेहरों पर पसड़े हुए सन्नाटे से है। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। वो कहते हैं कि सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान हैं दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। बहुत अच्छा मंजू। आदरणीय राठी जी, धीरज भैया, आदरणीय अरुण जैमिनी जी, आप मेरे शो में हमारे स्पेशल गेस्ट थे। आपका स्नेह प्यार मुझे मिलता रहता है। मैं आपको पर यह बताना चाहता हूं कि हम लड़कों को कोई ध्यान से नहीं देखता। मेरा दोस्त विनोद शुक्ला एक दिन केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत की नीति से, राठी जी, आत्मनिर्भर भारत की नीति से ओतप्रोत होकर के घर में घुसा। घरवाली से बोले कमाता मैं हूं, गेहूं में लाता हूं,
उसको पिसवा के आटा मैं बनाता हूँ, रोटी के लिए तेरा मुंह देखूंगा, हट। आज से आत्मनिर्भर। अंदर गया किचन में, 4 ब्रेड सेकी, हरी चटनी के साथ खा गया। अब 2 घंटे से भाभी जी माथा ठोक रही है, बोले मेहंदी गला के रखी थी। कितने भोले होते हैं हम पुरुष। धन्यवाद। भविष्य के पुरुष ने वर्तमान के पुरुष का सम्मान करा। इसको भी मालूम पड़े कि हम लोग, मतलब आप देखो, बच्चा पैदा होता है ना, पैदा होते से ही हमारे साथ में भेदभाव। फोन करते, हाँ महेश बधाई हो बेटा, तेरे घर लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। आपने सुना है किसी ने फोन करके बधाई दी हो, महेश बधाई हो, तेरे घर भेरू महाराज ने उतार लिया है। बहुत अच्छे। पढ़ाई जाने वाली पहली कविता से आपत्ति भाई साहब, मछली जल की रानी है। और सर, मैं समिति से भी एक शिकायत दर्ज कराना चाहता हूं। हम सब कवियों को गेंदों के फूलों की माला और इन दोनों कवित्रियों के लिए गुलदस्ते। तालियां कमजोर है आपकी, पुरुषों के हक की बात है, देने वाले भी फिक्स। भाई गेंदे का जवाब नहीं है हिमांशु, बहुत अच्छे। मतलब आप देखो, समाज में हर जगह हम, पहली कविता मछली जल की रानी है। मछली क्यों? ध्यान से देखो, तालाब में उसमें केकड़े, झींगे, मगरमच्छ, कछुए, मेंढक सब होते हैं, फिर भी मछली जल की रानी है। पत्रकार बंधु बैठे होंगे, सर माफ करना, आप भी हम पुरुषों के साथ बहुत अत्याचार करते हो सर। अच्छा। आप देखो, अजमेर में मई या जून की चिलचिलाती गर्मी में 4 लड़कियां दुपट्टा ओढ़ के निकले, आप फोटो खींचते हो, दूसरे दिन पेपर में छापते हो। चिलचिलाती धूप से खुद को बचाती युवतियां। अगर कोई लड़का लू लग जाए, उसको सनबर्न के मारे चक्कर खा के वो गिर जाए, आप लोग फोटो खींचते हो, दूसरे दिन पेपर में छापते हो, नशे में धुत जवानी। बहुत अच्छे बेटा। भाई ताली एक बार मिलकर बजा पूरा सदन की जरा। ये हम लड़कों के लिए इतना अत्याचार, यार मेरी छाती में सांप लोट। सही बता रहा हूं। किससे बोले? एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन उद्योग वाले एक लड़की को झरने के नीचे निलाएंगे, गाना बजाएंगे, सुनहरा बदन, हल्दी चंदन। क्यों? लड़कों को साबुन की जरूरत नहीं पड़ती नहाने के लिए, हम राखोड़ा लगाते हैं शरीर पे। जितने सारे विज्ञापन महिलाओं के लिए, क्रीम का, पाउडर का, डीओ का, बच्चों के डायपर बेच रहे हैं लड़कियों के माध्यम से। हम पुरुषों के लिए कौन से विज्ञापन है? एक इतनी मोटी तोंद लेके आधे गंजे काले अंकल टीवी स्क्रीन पे आते हैं, इनो काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। भाई डकार कमाल है तेरी है। ये हम जागो पुरुषों जागो। ये डकार लेना एक बार वो। कमाल है यार। अरे यार बताओ, ये कवित्रियां मंच पे से बोलती है, माताएं बहनें आप लोग ध्यान से सुने। हम पुरुष बहुत भोले होते हैं। हम कितने भोले होते हैं बताता हूं भाभी जी आपको, कि कोई भी महिला अपने पति की बहन यानी ननद से प्यार नहीं कर सकती। एक पति होता है। बहुत अच्छे। मतलब आप उदयपुर, जयपुर, बड़ी सिटी में जाके देखो, कोई 80 साल के दादाजी एडमिट है, खाना पीना छोड़ दिया, रिश्ते पहचानना भूल गए। कोई आता है, ताऊजी ताऊजी नहीं उठते। कोई आता है, मासा जी नहीं उठते। कोई आता है, कंवर साहब नहीं उठते। कान में एक आवाज पड़ती है, जिया जी। ओ जिया जी। मृत पड़े शरीर में प्राणों का संचार होने लगेगा। धीरे धीरे आंखें खुलेगी, बोले कौन? कमला, कुचामन सिटी वाली, जिसको रिश्ते याद नहीं थे, गांव याद आ जाते। हम कितने भोले लोग हैं, किसी से कुछ भी नहीं लेते। भगवान कसम, तो मेरी छाती सांप लौटते। 12 दिन के कवि सम्मेलन के बाद घर गया, आपको घर पे खाना परोसा जाता होगा, मुझे डाला जाता है। 15 दिन कवि सम्मेलन के बाद घर गया तो घरवाली खाना ऐसे परोस रही है। मैंने कहा कैसी रोटी है यार, इस पे घी लगा दे। बोले घी भी सब खत्म हो गया है, जैसी दी है वैसी खा लो। बहुत जोर की रीस आई, हाथ में मोबाइल था, मोबाइल फेंक के मारा, उसके हाथ में बेलन था, उसने बेलन फेंक के मारा, सिर सूज गया मेरा। तो मुझे और गोविंद राठी जी को इंदौर से बेंगलोर की फ्लाइट पकड़नी थी। हम लोग मिले तो गोविंद राठी जी ने बोले हिमांशु ये क्या हुआ? मैंने कहा बांट दो भैया, चाय भी बांट दो, सब मेरे ही टाइम पे कर लो।
बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ। चाय वाले को बोलने से वैसे भी डर लगता है, पता नहीं कौन कब खड़ा होकर प्रधानमंत्री बन जाए। बहुत अच्छे। ये इनको भी उधर रवाना कर दो थोड़ा भैया, इनके पैसे इकट्ठे ले लो, कोई ले लो ये। शायद इसी कारण आपके राजस्थान में 8 बजे बंद हो जाती है। मुस्कुराओ के खुशी लौटे, रेत की तह में नमी लौटे, होठों पर पसर पड़े हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। मैं आपको बता रहा था सर, मैं बहुत दुखी इंसान हूं, और यही कवित्रियां बोलती है, बोले तुम लड़के नालायक हो, ओलंपिक में मेडल लाने के लिए कोई लड़के आगे नहीं आए। यही साक्षी थी, यही सिंधु थी जो ओलंपिक में इस देश के लिए मेडल लेकर आई और इस देश की नाक रखी और इस देश की शान रखी। जब चांद पे जाना था तो यही कल्पना चावला और यही सुनीता विलियम्स थी जो चांद पे गई और हिंदुस्तान का मान बढ़ाया। अब देखो इसके सिक्के का दूसरा पहलू मैं दिखाता हूं, और अपने पुरुष होने पर गर्व हो तो फिर ताली बजाना। और महिलाएं आप भी ध्यान से सुने, देखो साक्षी और सिंधु के जितने कोच थे वो सब पुरुष थे। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के जितने मेंटर्स थे वो सब पुरुष थे। इससे एक बात साबित होती है कि महिलाएं अगर पुरुषों की बात माने, उस बात पे चले तो चांद तक पहुंच सकती है। वाह। तो मैं बता रहा था आपको कि 4 दिन बाद इंदौर से बेंगलोर जाना था। राठी जी मिले, बोले हिमांशु सिर पे क्या हुआ? मैंने कहा भाई साहब आपकी बहू ने बेलन फेंक के मारा, मेरा सिर सूज गया है। बोले बेटा इस पे घी लगा। मैंने कहा भाई साहब अगर घी होता। मेरे दोस्त के पापा, मम्मी और मेरे दोस्त की वाइफ तीनों कोरोना काल में चले गए। पापा गए 10 दिन रोया, मम्मी गई 15 दिन रोया, बीवी चली गई 20 दिन से दहाड़े मार मार के रो रहा। मैं जाके बोला मैंने जोरू के गुलाम, जो हुआ वो ठीक है, छोड़ दीजिए भाई साहब, जाने दीजिए। वो देश का भविष्य है पर मेरा वर्तमान खराब कर रहा है। बच्चों से कुछ भी नहीं बोल सकते। एक टीचर ने बच्चे से पूछा बेटा बड़ा होके क्या बनेगा? बोले कुछ नहीं। दूसरे से पूछा तू? बोले चांद पे जाऊंगा। बोले सीख इससे, ये बड़ा होके चांद पे जाएगा। बच्चा तुरंत बोला ढंग से इसके बाप पे तो गया नहीं, चांद पे क्या जाएगा? वाह। मित्रों बहुत मुश्किल होता है लोगों को हंसाना। मैं अपनी काम अगर पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से कर रहा हूं तो आपके हाथों की तालियां भी मुझ तक आनी चाहिए। बहुत अच्छे, क्योंकि मुझे 4 मिसरे याद आते हैं कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने, आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए, और इतना आसान नहीं होता भूतों का तमाशा बनना, कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। वाह बहुत अच्छे। मैं आपके बीच में एक छोटी सी कविता रख के और अपना स्थान ग्रहण करता हूं। अगर मैं वो किस्सा आपको सुना रहा था जब दोस्त से बोला, मैंने कहा नालायक दिन भर रोता रहता है। बोले इन गांव वालों की वजह से रो रहा हूं हिमांशु भैया। अच्छा। मैंने कहा गांव वालों ने क्या करा? बोले जब पापा गए तो 10-15 गांव के बुड्ढे डोक रहा है। बोले बेटा तू धीरज रख, हिम्मत रख, हम सब तेरे बाप जैसे हैं। जब माताजी गई तो 15-20 बुजुर्ग महिला आई। बोले बेटा हम सब तेरी माँ जैसी है। 20 दिन हो गए हिमांशु। बहुत अच्छे। आज तक किसी ने आके ये नहीं बोला। आइए मित्रों, एक केवल 3 मिनट की कविता मैं देखना चाहता हूं कि राजस्थान में खड़ा हूं, जब हमको कोई कहता है कि हिमांशु ये देश असहिष्णु हो गया है, मैं केवल एक बात बोलता हूं कि उठा के देखो वो राजस्थान का इतिहास, कि अकबर की तरफ से मानसिंह लड़ता है और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खां सूर हल्दी घाटी में शहीद हो जाया करते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के प्रधान बताना देशभक्त लोग कहां बैठे हैं? अश्वमेघ यज्ञ के प्रधान यजमान को ही भिखारी कह दोगे बकवास बन जाएगा, और कर्तव्य की लड़ाई लड़े हनुमान को ही मदारी कह दोगे उपहास बन जाएगा। अरे करोड़ों लोगों के आस्था के स्वाभिमान पर ठोकरे मार। अंतिम 2 पंक्तियां आपको चैलेंज करता हूं कि ताली रोक सको तो रोक के बताना, क्योंकि कुछ कहने कुछ सुनने के मनोयोग से बैठे हैं। आप और हम यहां बालाजी के संयोग से बैठे हैं, और जितने बैठे हैं एक बार ताली बजाकर बताएं इस भीड़ में मुर्दा लाशें नहीं जिंदा लोग बैठे हैं।
कि अश्वमेघ यज्ञ के प्रधान जजमान को ही भिखारी कह दो कि बकवास बन जाएगा, और कर्तव्य की लड़ाई लड़े हनुमान को ही मदारी कह दो कि उपहास बन जाएगा, और करोड़ों लोगों के आस्था के स्वाभिमान पर ठोकरे मारोगे इतिहास लज जाएगा। और ये बदतमीजी बंद करो वरना इस भीड़ में ही कोई चंद्रशेखर सुभाष बन जाएगा। ये बदतमीजी बंद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।